तारीफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ अदबा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की है, लेकिन सबसे बेहतर तरीक़ा जो कहा गया है कि नावल का तताबुक जो है अफ़साने से किया जाता है, और इस तताबुक के अंदर जो ख़ास बात ख़याल रखी जाती है वो ये होता है कि नावल हमारा ज़िंदगी का एक मुकम्मल जुज़ होता है, यानी ज़िंदगी का मुकम्मल हिस्सा होता है। यानी कि एक किसी की शख्स की ज़िंदगी और उससे मुताल्लिक़ सारी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अफ़साने के अंदर ज़िंदगी का हिस्सा बयान किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि इस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर होती है। दो चीज़ें कही गई, एक ज़िंदगी और एक दूसरी चीज़ मुआशरत। जिस ज़माने की नावल लिखी जा रही है, उस ज़माने में जिस शख्स के बारे में लिखी जा रही है उसकी मुकम्मल ज़िंदगी आ जाती है, और मुआशरत की सच्ची तस्वीर, मुआशरा यानी सोसाइटी हो गई, हमारा समाज हो गया, इसकी सारी चीज़ों की सही तरीक़े से उसकी पूरी तस्वीर सामने खुल करके आ जाती है। चलिए तो अब देखते हैं कि नावल भी हमारा अफ़साने की तरह जो है नसरी कहानी है, जिसमें पूरी ज़िंदगी बयान कर दी जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अज्ज़ाए तरकीबी की तरफ। तो इसके भी अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं जिस तरह के अफ़साने के हुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अज्ज़ाए तरकीबी के अंदर है प्लाट, जो कि अफ़साने के अंदर भी था, किरदार है, माहौल है, मुकालमा है, जज्बात निगारी है, फ़लसफ़ा हयात है, ज़बान है, मंज़र निगारी है। चलिए तो इस सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं जानना है, बस हमें याद रख लेना है कि जो है बस अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं और कौन कौन से हैं, क्योंकि डिटेल हमसे अभी पूछा नहीं। पहला सवाल है जो है उर्दू का पहला नावल किसे माना गया है, तो वो हमारा है फसाना आज़ाद, मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त। तो सही आंसर होगा हमारा मिरातुल उरूस, जिसको नज़ीर अहमद साहब ने लिखा था। अगला सवाल है हमारा उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है। जी, तो वो हमारा था पहला नावल जो से हमने कहा था मिरातुल, कि वो मिरातुल उरूस है, और इसके लिखने वाले हमारे नज़ीर अहमद साहब हैं। तो यानी कि सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है सरशार का असल नाम क्या था। नाथ है पंडित रतन नाथ सरशार, तेज बहादुर, पंडित रतन। तो सही ऑप्शन हमारा होगा पंडित रतन नाथ सरशार जो है उनका असल नाम था। अगला सवाल है सरशार के वालिद का नाम क्या था। ये भी इम्तहानात के अंदर पूछे जाते हैं, कभी शायर का नाम, असल नाम पूछ लिया जाता है, कभी उनके वालिद मोहतरम का नाम पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सरशार के वालिद यानी जो पंडित रतन नाथ सरशार हैं, उनके फादर का नाम क्या था। अजीत बहादुर, अजय बहादुर, शंकर बहादुर, तेज बहादुर। तो उनका असल नाम था उनके वालिद का तेज बहादुर। अगला सवाल है हमारा सरशार की पैदाइश कहाँ हुई थी। जी, 1847 लखनऊ के अंदर, 1847 कश्मीर के अंदर, 1847 यूपी के अंदर, या पटना के अंदर। सही ऑप्शन हमारा होगा कश्मीर के अंदर, क्योंकि सरशार पैदा हुए थे कश्मीर के अंदर। अगला सवाल है हमारा सरशार किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बरहमन, सैयद, शेख, अंसारी। तो वो ताल्लुक़ जो रखते थे बरहमन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला सवाल है उन्होंने अदबी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की। खेरी ज़िला के एक स्कूल से, लखनऊ के एक स्कूल से, पटना के एक स्कूल से, कश्मीर के एक स्कूल से। तो मालूम होना चाहिए खेरी ज़िला के एक स्कूल जो कि लखनऊ के अंदर आता है, खेरी ज़िला पड़ जाता है, यूपी का एक हिस्सा है। तो उन्होंने यहाँ से खेरी ज़िला के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई, इब्तदाई तालीम की शुरुआत की थी। अगला सवाल है उन्हें किस किताब से शोहरत हासिल हुई, यानी कि सरशार साहब को किस किताब ने शोहरत दिलाई। दायरतुल मारिफ, या मारिफ, या इब्नुल वक्त, या फसाने आज़ाद। तो फसाने आज़ाद इनकी जो है ना बेनज़ीर किताब है, जिससे इनको आफाकी शोहरत हासिल हुई थी। अगला सवाल है किस चीज़ ने सरशार की तख्लीकी क़ुव्वतों को सल्ब कर लिया। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो इनके अंदर तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी थी, और वो क्रिएटिविटी इनकी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। किस चीज़ के ये आदत खो थे। मैं नोशी के थे, कहवा नोशी के थे, आब नोशी के थे, सिगरेट नोशी के थे। सही ऑप्शन हमारा होगा मैं नोशी, कि बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से ये कम उम्र के अंदर इंतकाल भी कर गए, और इनकी तख्लीकी सलाहियतों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अगला सवाल है
सन 1903 ईस्वी में इनके साथ कौन सा सानहा पेश आया था, यानी कि सरशार की ज़िंदगी में कौन सा ऐसा सानहा पेश आया था उनकी ज़िंदगी में? मौत की सानहा था, मौत का सानहा, खुशी का, या बीमारी या गम? तो 1903 में मालूम होना चाहिए कि इनका इंतकाल 1903 में था, तो यानी कि वो सानहा जो 1903 में पेश आया इनके साथ वो मौत का था। अगला सवाल है, चंपा जौगन की क्या थी? जी, जब आप वो नावल आप पढ़ेंगे सरशार साहब की तो उसके अंदर चंपा और जौगन की असल किरदार इन्होंने जाहिर किया है, चंपा जौगन की। तो चंपा जो थी वो थी जौगन की खादिमा। अगला सवाल है, बूढ़ी किसकी इस्लाह के लिए कमबख्ता थी? जब आखिर में आप पाएंगे तो एक पाएंगे कि एक बूढ़ी शख्स होती है, वो आकर के जो है ना इस्लाह के लिए कमरबस्ता हो जाती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें सुधार के ही दम लूँगी। तो वो कौन थी? चंपा की, खुद की, दूसरों की, या जौगन की? तो वो बूढ़ी जो किसी इस्लाह के लिए चाहती थी तो वो जौगन की इस्लाह चाहती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। अगला सवाल है, ये मैंने एक जुमला लिखा है और इसमें किसी की एक तारीफ़ बयान की गई है, तो वो किस शख्स की तारीफ़ है हमें ये ढूंढना है। पहले पढ़ करके सवाल सुनाता हूँ। लबे चश्मा सार लताफ़त बार, एक गुलशन पुरबहार रोशन गुलजार फ़रखार में एक परी तिमसाल जादू जमाल नौजवान औरत, बड़ी बड़ी धूप पर सफ़ेद चांदनी बिछाए बसद नाज़ो अंदाज़ दिलरुबा वशान व बरना मुतमक्किन है। इस इबारत में किसकी खूबी बयान की गई? यानी कि यहाँ से आप जब इस इबारत को पढ़ेंगे तो इसमें आपको यहाँ तक नौजवान, लबे चश्मा से लेकर के नौजवान तक जो आप पाएंगे कि ये एक सिफत है। और वो औरत बड़ी बड़ी धूप पर सफ़ेद चांदनी बिछाए बसद नाज़ो अंदाज़ दिलरुबा शाय बरना मुतमक्किन है। ये पूरी खूबी बयान की गई है किसी का औरत की। वो औरत कौन थी? चंपा की थी, जौगन की थी, बूढ़ी की थी, या पीर मर्द की खादिमा की थी? तो सही आंसर होगा हमारा जौगन, जो इसमें मालिका के रोल अदा करती हैं, उन्हीं की ये तारीफ़ की गई है। अगला सवाल है हमारा, मुँह में दांत न पेट में आंत चंपा ने किसके लिए कहा था? अपने शौहर के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी लागरमा, अपनी फूफी के लिए? तो उन्होंने अपने शौहर की हकारत अंदाज में बुराई करते हुए कहा था कि दांत, मुँह में ना दांत है ना पेट में आंत और चले आए। तो सही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, पीर मर्द ने ज़ार ज़ार रोने की क्या वजह बयान की है? जी, उस कहानी के अंदर एक बूढ़े शख्स होते हैं जो रोने के एक वजह बयान करते हैं। कहते हैं फ़िराक़ दर्द इश्तियाक़, अफ़आल बद पर नफ्स को लान तान करना, या फ़िराक़ व दर्द इश्तियाक़, या अफ़आल बद पर नफ्स को लानत व मलामत? तो सही आंसर होगा कि इंसान अगर कभी रोता है तो उस ज़ार व क़तार, तो उसकी 2 वजह होती हैं। पहली वजह उन्होंने बयान की कि या तो जो है ना दर्द और इश्तियाक़ होती है, जुदाईगी होती है, जुदाईगी का दर्द होता है, या मिलने की चाहत होती है। ये 2 चीज़ें होती हैं। या फिर इंसान को होता यह है कि अफ़आल बद पर अपने आप को लानतान करते हैं, मलामत करते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि हमसे कोई गलती हुई। तो ये 2 वजहें उन्होंने बयान की है कि इंसान इनकी वजह से रोता है। अगला सवाल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरशार किस ओहदे पर थे? जी, वकील थे, जज थे, मुतरजिम थे, सलाहकार थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरशार साहब कुछ दिन मुतरजिम का काम करते रहे थे। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगला सवाल है, फसाना आज़ाद का मौजू क्या था? यानी कि जिस किताब की वजह से उन्हें आफाकी शोहरत मिली थी, उस किताब के अंदर किन सी चीज़ों का जिक्र किया? लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत, अरवल की तहज़ीब व मुआशरत, इलाहाबाद की तहज़ीब व मुआशरत, पटना की तहज़ीब व मुआशरत? तो लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत उन्होंने अपनी किताब फसाना आज़ाद के अंदर जगह दी है और पूरी लखनवी कल्चर को उन्होंने किताब के अंदर समोर दिया है। अगला सवाल है, परी तिमसाल के माने क्या होते हैं? यानी कि परी जो खूबसूरती के लिए मशहूर है, तो इसके परी तिमसाल, यानी कि परी तिमसाल अगर कहें तो इसका माने क्या होता है? परी होता है, परिसा होता है, परवान होता है, पराना होता है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, परिसा। तिमसाल का मतलब हो गया सा और जैसा, सा और जैसा आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, फ़र्श मुकल्लफ़ का माना क्या होगा? फ़र्श मुकल्लफ़, अच्छा बिस्तर, तह बिस्तर, बिछा हुआ बिस्तर, बिस्तर? तो अब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बिछा हुआ बिस्तर। मुकल्लफ़ का मतलब यहाँ पे बिछाया हुआ के हैं।
अगला सवाल है फ़ेल बद का मुतज़ाद क्या होगा? फ़ेल खाम, फ़ेल ताम, फ़ेल नेक और नेक काम। देखिए, बुरा काम का नेक काम हो सकता है। अगर बुरा लफ्ज़ होता बुरा काम तो नेक काम होता है उसका मुतज़ाद, लेकिन यहाँ फ़ेल बद है तो फ़ेल नेक हमारा सही ऑप्शन होगा इसका मुतज़ाद। अगला सवाल है मुतमक्किन के माने क्या हैं? मुतमक्किन जैसा कि उस जुमले के अंदर आप देखेंगे कि वो साहिब-ज़ादा मुतमक्किन है। तो मुतमक्किन के माने क्या हैं? कायम, तमकीन, तमकिनत, पकड़ने वाला। अगर देखेंगे तो मुतमक्किन के मतलब खड़ा होना भी होता है, तो यहाँ पर कायम के माना होगा सही आंसर जो जुमले के हिसाब से है। और ऐसे अगर आप देखेंगे मुतमक्किन के मतलब जो है रहना के भी होते हैं, ठहरना के भी होता है। मुतमक्किन है यानी कि जो है ना वहाँ पे जलवा अफरोज़ के माने भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़ा के माने में है, इसलिए कायम का लफ्ज़ सही होगा हमारे इसके लिए। चलिए, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।